मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसले हों तो फिर फासला क्या है। जो बच्चे इस साल यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन पेपर है 6 सितंबर 2025 शिफ्ट फर्स्ट का। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता से एक ना एक क्वेश्चन हर साल यूपी ट्रिपल एस सी पैट के एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दो, कांस्य युग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में देख लो, बाकी तो मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो ज़रा। पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था। करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप सोच लो करंट अफेयर्स आपके लिए कितना ज़रूरी है पढ़ना। करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसीलिए करंट अफेयर्स को मत छोड़ना बिल्कुल भी। 6 या 7 महीने की करंट अफेयर्स पढ़ना, 2026 जनवरी या दिसंबर तक आप पढ़ लेना, दिसंबर 2025 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए पे आप टिक लगा दो। उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना, ये इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सबको पता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, और दिवस का भी 1 या 2 क्वेश्चन हर साल एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। अल्प अवधि सूचना, तारांकित, अंतरांकित, लंबी सूचना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बी पे आप टिक लगा दो, तारांकित। बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 5 है, कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो किस राज्य में स्थित है। कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन होते हैं, चारों अच्छे लगते हैं और एक ऑप्शन राइट होता है। जल्दी बताओ कौन सा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। किस किस को इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही पता है। बी पे आप टिक लगा दो, अरुणाचल प्रदेश, यही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि महावीर स्वामी बोल देते यार, महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया। वो किया था, सी पे आप टिक लगा दो, पावापुरी, यही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं, और वो होते हैं 4 वर्षों में। तो एशियाई खेल 4 वर्षों में, ठीक है, आयोजित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो 2 गद्यांश आते हैं 10 नंबर के, 5 क्वेश्चन एक गद्यांश में होते हैं और 5 क्वेश्चन दूसरे गद्यांश में होते हैं। तो 2 गद्यांश आपसे पूछे जाएंगे, ये ध्यान देना है 10 नंबर के। चलिए पहला गद्यांश पढ़ते हैं और गद्यांश पढ़ने के बाद फिर 5 क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। चलिए सर, तो निर्देश दे रखा है कि प्रश्न संख्या 8 से प्रश्न संख्या 12। अब तुम सोच रहे होगे 4 बैठ रहे हैं, अबे 8 भी लगाया जाता है, 8, 9, 10, 11, 12, 5 क्वेश्चन है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है। क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी हानि की चेष्टा की जाती है। करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। अरे यार बहुत लंबा पड़ जाएगा, पढ़ लो, थोड़ा मैं टाइम देता हूँ आपको पढ़ने के लिए। स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो इसको। पढ़ लिया? हाँ सर पढ़ लिया। ये पढ़ा? खूब संभाल कर, ये भी पढ़ लो। पढ़ लिया? ठीक है, आगे बढ़ा दें? कह दो बढ़ा दो। लो सर आगे बढ़ा दिया, ये भी पढ़ लो, ठीक है, रोक के पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब 8वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन देखते हैं। आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की उत्तेजना करता है। भलाई, सच्चाई, भावना, बुराई, या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाओ, भलाई, है ना, यही तो इसका राइट ऑप्शन है। अगर दिमाग से सोचोगे तो भी इसका राइट ऑप्शन मिल जाएगा,
बिना पढ़े गद्यांश को भी। चलिए आज इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन कौन देते हैं। दुख की सीढ़ी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्या हो सकता है। दुख की सीढ़ी में करुणा के यानी कि दुख की सीढ़ी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्या हो सकता है। श्रद्धा, दुख, क्रोध भाव या इनमें से या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दो, क्रोध होता है। ठीक है, उल्टा क्रोधी तो होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा बड़े प्यार के साथ में। किस पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं। इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना किन श्रेणियों में रखी जाती है। बेटा ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा गद्यांश इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, यहाँ बी पे आप टिक लगा दो, दुख और आनंद दोनों की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां। करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसके लिए क्या किया जाता है। उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है, उसकी हानि की चेष्टा की जाती है, चंचल हो जाते हैं। क्रोध उसके प्रति उत्पन्न हो जाता है। वो ये वाला नंबर ना, उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है, ये पहली 2 या 3 लाइनों में ही इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12वां। किसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं होती है। उत्साह, करुणा, क्रोध, उत्तेजना नहीं होती है। हाँ तो वो करुणा की नहीं होती है। ठीक है, चलिए फिर से एक गद्यांश हो रहा गया। मैंने क्या बोला, 2 गद्यांश आपसे पूछे जाएंगे। नए सिलेबस का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर प्रश्न 13 से 17 तक आपको गद्यांश पढ़ना है और फिर उसका राइट ऑप्शन बताना है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेज़ों की अनुवार्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को यानी कि अधीनता क्यों नहीं कह सका। उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व का वंदन अवश्य रहा है। आप पढ़ लो जरा बेटे गद्यांश, पढ़ो ज़रा, फिर इसके राइट ऑप्शन देखते हैं। मुझे प्राणी विज्ञान की बात फिर याद आती है, शहजाद वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। पढ़ो, अब इधर भी पढ़ लो। अभी रे इतने बड़े बड़े गद्यांश दिए हैं और टाइमिंग इतनी कम होती है यार, बताओ 120 मिनट 2 घंटे। ठीक है, अब 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन DI के होते हैं। आखिर करो तो करो क्या यार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देख पढ़ लो जरा, इस क्वेश्चन को भी पढ़ लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर दो। कालिदास ने क्या कहा था। उलझनों की मात्रा बहुत बढ़ गई है, सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए ख़राब नहीं होते। ये बहुत ही ज़बरदस्त लाइन है। तो 13वें का जो राइट ऑप्शन है बी नंबर है, और तुम्हें लग भी रहा होगा सब पुराने अच्छे ही नहीं होते और सब नए ख़राब नहीं होते। है दमदार लाइन, तो यही राइट ऑप्शन है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, लेख कजी को प्राणी वैज्ञानिकों की कौन सी बात याद आती है। नाखून बढ़ना उनमें से एक हो सकता है, हम कोई नो सीखिए नहीं है। देखो अगर ये गद्यांश आपने पढ़ लिया ना, तो ये 5 के 5 क्वेश्चन आपके हाथ में, 5 के 5 क्वेश्चन के आंसर आपको पता चल जाएगा। 101% क्वेश्चन ही ऐसे हैं। सी पे आप टिक लगा दो, शहजाद वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। ये मैंने पढ़ा था अभी। 15वां देखो, तीसरी चौथी लाइन में है ये। मनुष्य ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में का बंधन अवश्य है, स्व का बंधन अवश्य है। और 15 का ए पे आप टिक लगा दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां, मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। भेड़िया, बाघिन, स्वर, बनरिया, इनमें से कोई नहीं। तो 16वें का राइट ऑप्शन सबको पता होना चाहिए, बनरिया इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेख कजी कभी कभी क्या सोचने लगते हैं। लेख कजी कभी कभी क्या सोचने लगते हैं। वो सोचते हैं कि यार अंग्रेज़ों की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस के अधीनता क्यों नहीं रह सका, क्यों नहीं कह सका। बी पे आप टिक लगा दें, ज़ राइट ऑप्शन। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां। अब आपको ध्यान से मत छाटना, क्योंकि क्वेश्चन 13 से 17 तक हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं, 5 पूरे हो गए, 18वां क्वेश्चन बताना है आपको ये। चलिए हिंदी के 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। जो विश्लेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विषय में ज्ञान कराए उसे परिमाणवाचक विश्लेषण कहते हैं। ये क्या लग रहा है आप लोगों को इसका राइट ऑप्शन, फटाफट तेजी से। हाँ यार राइट ऑप्शन परिमाणवाचक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, चैथ तद्भव
शब्द है उसका तत्सम शब्द क्या होगा? चित होगा, चंद्र होगा, चित्र होगा, चैत्र होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो उसका राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दो, चैत्र होगा। ठीक है। अच्छा, आदान का विलोम शब्द है, आदान करना या प्रदान करना, क्या लग रहा है? आदान प्रदान। तो आदान का विलोम शब्द क्या होना चाहिए? सबको पता है, सी पे आप टिक लगा दो, प्रदान। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखो ज़रा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन समय की पहचान सिया राम शरण गुप्त जी की कविता है जिसमें वे के महत्व के बारे में बताते हैं। जल्दी फटाफट तेजी से कमेंट कर दो, राष्ट्रीय कवि दिवस कब मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है? और देखते हैं आज कौन कौन इसका राइट ऑप्शन बताएगा। आज देखता हूँ इसका कौन कौन राइट ऑप्शन बताएगा। ठीक है, चलिए। समय की पहचान सिया राम शरण गुप्त जी की कविता है जिसमें वे के महत्व के बारे में बताते हैं। परिश्रम, समय, धन, विश्वास। तो 21 का तो आप राइट ऑप्शन अपने दिमाग से भी लगा दोगे, बी पे टिक लगा दो, समय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22वां, आँखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। आँखें दिखाना, अनदेखा करना, गुस्से में देखना, धोखा देना, अपनी हानि स्वयं करना, और इनमें से कोई नहीं? बी पे टिक लगा दो, गुस्से में देखना। चलिए 23वां, बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण अंतिम मुक्ति प्राप्त की? किस उम्र में परिनिर्वाण अंतिम मुक्ति प्राप्त की? 75 वर्ष में, 60 वर्ष में, 80 वर्ष में, या 55 वर्ष में? क्या लग रहा है आपको? 28 का राइट ऑप्शन और 23 का राइट ऑप्शन, जल्दी बताओ बेटा। 80 वर्ष में? हाँ बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, 80 वर्ष इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना? 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना? तो वो था इंडोनेशिया। ठीक है, ये राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25वां। ठीक है, एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे कहते हैं गरीबी या बेरोजगारी। बेटा बेरोजगारी से आजकल हर बच्चा जूझ रहा, करे तो करे क्या, करे तो करे क्या। एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे कहते हैं गरीबी इज़ द राइट ऑप्शन। यही टिक लगा दो, सही है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26वां, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये ध्यान देना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? और ये पता है आपको, डी पे टिक लगाओ, अनुच्छेद 53 इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 है हमारा। देखते हैं आज कौन कौन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बता पाएगा। किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की? जल्दी फटाफट तेजी से चारों ऑप्शन पढ़ लो। पढ़ लिए? अब इसका राइट ऑप्शन बताओ, क्योंकि आप लोग काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हो और अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता देना चाहिए। संविधान सबका पढ़ा हुआ होता है और बड़े अच्छी तरह से संविधान आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो 27 का राइट ऑप्शन, डी पे आप टिक लगा दो, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28वां, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिलहाल आपके लिए अब जीके का क्वेश्चन बन चुका है आपके लिए। तो करंट अफेयर्स दिसंबर 2025 से, और जब भी ये आपका एग्ज़ाम पेपर होगा तब तक की पूछी जाएगी। ठीक है, ओके। तो 28 का जो राइट ऑप्शन है हमारा वो है सी पे आप टिक लगा दो, 29 दिसंबर 2024 को। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 29, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है? हाँ ये है दमदार क्वेश्चन। लो करो बेटा, इस क्वेश्चन में करो ज़रा। पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? यजुर्वेद में, सामवेद में, अर्थवेद में, या ऋग्वेद में, या इनमें से कोई नहीं? पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है वो किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? आप फंसा दियो क्वेश्चन ने यार इन्होंने तो। डी पे आप टिक लगा दो, यही इसका राइट ऑप्शन है, ऋग्वेद है ना। 29 का डी नंबर और ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ गए ना? अरे समझ गए हो गए यार आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो ज़रा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर। यदि 2994 को हमने 14.5 से डिवाइड किया 172 आया, अगर 29.94 को 1.45 से डिवाइड करें तो कितना आएगा। मेरे ख्याल से ये एक बेसिक क्वेश्चन है और ज़्यादा समय आपको लगना नहीं चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। सी पे आप टिक लगा दो, 17.2 इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश पढ़ो पहले। प्रश्न संख्या 31 से 35 तक 2 तालिकाओं के क्वेश्चन आता है, एक पाई चार्ट आता है और एक जो है ग्राफ आता है। मतलब 20 नंबर की आपसे 20 क्वेश्चन डीआई के पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन डीआई के। इसीलिए यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए डीआई पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 2 तालिकाएं पूछी जाएंगी, एक पाई चार्ट और एक ग्राफ आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 31 से प्रश्न संख्या 35 तक 5 क्वेश्चन देने हैं। दी गई तालिका 4 अलग अलग कंपनियों में से कर्मचारियों की संख्या और फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत, पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात दर्शाती है। तो कंपनियों में 2 अलग अलग विभाग फाइनेंस और मार्केटिंग है। तो अब सबसे पहले ये जो है ना, ये तालिका दिख रही है आप लोगों को। हाँ सर, बड़ी प्यारी आँखें हैं आपकी, जो इतना छोटा छोटा भी आप लोग देख पा रहे हो। तो यार दिखाई तो दे रहा। चलिए, तो कंपनी देखो, ये हमें कंपनी दे रखी है, करवाना नहीं है मुझे, आपको खुद से करना है। कुल कर्मचारियों की संख्या ये दे रखी है आपको, पुरुष कर्मचारियों का परसेंट दे रखा है और फाइनेंस विभाग में कर्मचारियों का परसेंट और फाइनेंस विभाग में पुरुष महिला कर्मचारियों का अनुपात। पढ़ लो बढ़िया करके। पढ़ लिया? चलिए पढ़ लो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद इन क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ से करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आज से और अभी से मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, ये ध्यान देना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों में पुरुष और महिला की कुल संख्या का अनुपात क्या। अगर आप लोगों ने हल कर रखा है तो इसका राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दो, 6:1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है। हल कर रखा है, ऑप्शन लगा दो सी 1500। बहुत सिंपल सा ये जो तालिका वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। मेरे ख्याल से इससे इजी तालिका और 3-4 सेट जो 2025 में पेपर हुए हैं उनमें से नहीं पूछी गई। सबसे इजी तालिका यहीं से पूछी गई हैं आपकी। क्वेश्चन नंबर 33 देखो। सभी कंपनियों में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है। तो औसत संख्या क्या है, ए पे आप टिक लगा दो, 470। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच का अंतर है। सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच क्या अंतर है। तो ए पे आप टिक लगा दें, 1680। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35वां लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद देखते हैं। सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। और वो बच्चे जिन्होंने पिछले साल ये क्वेश्चन पेपर दिया है, मुझे कमेंट करना कि सर मैंने इतने क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल सही किए थे। मैं वेट करूंगा, देखते हैं आज कौन कौन बच्चे कमेंट करेंगे। सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो 35 का राइट ऑप्शन जो है वो बी पे आप टिक लगा दो, 43%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36वां पढ़ो। अर्थव्यवस्था के कम से कम आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है। ठीक है, कौन सा माध्यम कार्य करता। तो सरकारी नीति, ये इसका राइट ऑप्शन है, टिक लगा दूं? नहीं। वित्तीय संस्थान, ये इसका राइट ऑप्शन है। ओके, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन 37 है। 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मादक नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। रतन टाटा को नहीं बेटा, तरुण दास इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, तरुण दास को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38वां। आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित संग्रह है। आदि पुराण किस
तीर्थंकर की, संत चरित संग्रह, पार्श्वनाथ की, नेमिनाथ की, आदिनाथ की या महावीर की, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी है, आदिनाथ की होनी चाहिए और इन्हीं की शायद होगी भी। अच्छा, क्वेश्चन 39 देखो, फ्यूचर मिनरल्स फोरम कहाँ आयोजित किया गया था। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और मैंने क्या बोला, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आपसे पूछे जाते हैं। 39 का डी पे आप टिक लगा दो, रियाद सऊदी अरब में, ठीक है। चलिए, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच अंतर क्या है। अभी एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स का ऊपर आ चुका है, अब फिर से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 4 क्वेश्चन और होंगे ये, क्योंकि मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच का अंतर क्या है। कौन कौन इसका राइट ऑप्शन निकाल सकता है, फटाफट से जल्दी बताओ। ए पे आप टिक लगा दो, 989। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 41वां हल करो। कौन सा बड़ा है, √45 बड़ा है या √49 माइनस के 1 बड़ा है। फंसा दिया ना, नहीं फंसा दिया आपको। कौन सा बड़ा है जल्दी बताओ फटाफट तेजी से, कौन सा बड़ा होना चाहिए या दोनों बराबर हैं। क्या मान लें इसका राइट ऑप्शन है भाई, क्या मान लें इसका राइट ऑप्शन। ए पे आप टिक लगा दो, √45 इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो ज़रा, 42वां, काम के बदले अनाज, ठीक है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर कर दिया गया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। भाई यही तो कर दिया गया, यह ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। क्या लग रहा है आप लोगों को। 42 का राइट ऑप्शन पर आप टिक लगा दो, बी नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे किसी देश की राजधानी आपसे पूछ लेगा, ठीक है, नेत्री आपसे पूछ लेगा। तो 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आते हैं। देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है, गोवा का, केरल का, ओडिशा का या मध्य प्रदेश का। तो 43 का राइट ऑप्शन बताना है आपको, गोवा इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो डी पे आप टिक लगा दो, 20 अप्रैल 1843 में हुई थी। बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे पेपर में, इस पेपर में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, 20 अप्रैल 1843 ये राइट ऑप्शन है, हाँ यही राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आप प्रश्न संख्या 45 से 49 निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। अब 45 से 49 फिर से तालिका के 5 क्वेश्चन आ गए हैं। तालिका आपको पढ़नी है, समझनी है, उसके बाद पेन और रफ अपनी नोटबुक लेकर हल करना है और राइट ऑप्शन बताते रहना कि यार ये राइट ऑप्शन है, ये राइट ऑप्शन है। चलिए आज देखते हैं कौन कौन इतना काम कर सकेगा, ठीक है। जल्दी उठाओ अपना पेन और नोटबुक, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। पढ़ लो कि निम्नलिखित तालिका एक निश्चित वर्ष 5 विभिन्न किसानों द्वारा उत्पादित फसलों की कुल संख्या दर्शाती है। तो तालिका भी छोटी मोटी नहीं है, दमदार तालिका है। राई की फसल, सरसों की फसल, जई की फसल, गन्ना, गेहूं, फिर रोशन, प्रभाकर, तेजा, मार्गव और कृष्ण, ये दे रखे हैं आपको। चलिए 45 का राइट ऑप्शन देखते हैं, तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें ज्ञात कीजिए। तो तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें ज्ञात कीजिए, राइट ऑप्शन आप बी पे टिक लगा दो, 574 है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 46वां, किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसलें उगाई हैं। प्रभाकर ने, रोशन ने, तेजा ने या भार्गव ने। किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसल उगाई है। तीसरी पूछा उसने, तो तीसरी सबसे कम फसल उगाई है, वो उगाई है तेजा ने, ठीक है। तेजा इज़ अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच अनुपात ज्ञात करें। सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच अनुपात ज्ञात करें। अब तालिका आपने पढ़ रखी है, कैसे कैसे सोल्व करना है उसको करो यार, उसका राइट ऑप्शन ढूंढो। क्या आया इसका राइट ऑप्शन, ए पे टिक लगा दो, 397, रेशियो 284, 284। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48वां, रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों का लगभग कितना प्रतिशत है, और वो है तुम्हारा 97%। यही तो इसका राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 49, सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई के औसत के बीच अंतर ज्ञात कीजिए।
अंतर बताऊं कितना आएगा? हाँ बता दो सर, 192 आएगा। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन है। चलिए 50वां देखते हैं। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी का जब नाम आ गया है तो सिंपल सी बात है यही राइट ऑप्शन होगा, है ना। बी पे आप टिक लगा दो, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। इस बार पेट का पेपर पार। लीबिया की राजधानी क्या है? देखो आगे ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं। लीबिया की राजधानी क्या है? तो जो लीबिया की राजधानी है वह है त्रिपोली। ये लीबिया की राजधानी है। हर देश की राजधानी याद करनी पड़ेगी बेटे, और ऐसे देश की पूछेगा जो देश का नाम आपने ना सुना हो। समझ गए? देखो लीबिया किस देश की पूछी है। तो विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में। तो किस पे टिक लगा दूँ मैं? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ इज़ द राइट ऑप्शन। 52 का डी पे आप टिक लगा दो। चलिए 53 देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। जैविक विविधता संशोधन यानी कि जैविक विविधता अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? तो 53 का जो राइट ऑप्शन है वो सी नंबर है। 1 अप्रैल 2024 को लागू हुआ। याद कर लो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैविक विविधता अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2024 को लागू हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया है। यदि x और y सहअभाज्य हैं तो उनका एलसीएम क्या है? ओए होए, यदि x और y सहअभाज्य हैं तो उनका एलसीएम हमेशा x गुणा y होता है, ये याद कर लो। यदि x और y सहअभाज्य हैं तो उनका एलसीएम एक्स वाई होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। ओके ओके ओके। अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ था, अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ था वे देश जिनमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय संतुलित है। जानबूझ के कुछ क्वेश्चन ऐसे रखते हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो। ये टाइम वेस्ट तो करने वाला क्वेश्चन है ये, है भाई, ये टाइम वेस्ट करने वाला क्वेश्चन नहीं है। जल्दी बताओ, बी पे आप टिक लगा दो। बी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। वे देश जहाँ प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, पेरिस में या द हेग में? तो ये जो है वो जिनेवा में स्थित है। ठीक है, जिनेवा जो है ना वहाँ पे स्थित है ये ILO का मुख्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57। अबे 57 तो इंग्लिश में दे रखा है भाई। फिल इन द ब्लैंक विद द। अब 5 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, ठीक है, जिसमें कभी कभी एक पैराग्राफ भी पूछ लेता है 5 नंबर का, वरना पैराग्राफ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा और 3 क्वेश्चन जो है अलग से पूछ लेगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट फॉर ब्रेकफास्ट आर यू यूजली हैविंग? डू यू यूजली हैव यू यूजली, डू यू यूजली, यू हैव, नॉन ऑफ दिस। तो बी पे आप टिक लगा दूँ? जल्दी बताओ 57 का बी पे आप टिक लगा दो। डू यू यूजली हैव, है ना, यही तो इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58। चूज द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फ्रॉम द 5 ऑप्शन गिवन बिलो। ए ग्रुप ऑफ पर्सनस वर्किंग ऑन ए शिप और एयरक्राफ्ट। क्रो, क्रो इज़ द राइट ऑप्शन। हाँ, यही राइट ऑप्शन मेरे ख्याल से होना चाहिए। जल्दी बताओ, ए पे आप टिक लगा दो 58 का क्रो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शन गिवन बिलो टू फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस। रमन गार्डन इन द वी में। अब इन सबको मिला के एक राइट यानी कि एक सेंटेंस बनाना जो बिल्कुल राइट है। ठीक है, जो बिल्कुल राइट है। मैं वी रमन इन द गार्डन। बी पे टिक लगा दो 59 का बी नंबर है भाई, नहीं ना। रमन मैं वी इन द गार्डन, डी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। रामा मैं वी इन द गार्डन, मेरे ख्याल से यार यही राइट ऑप्शन होना चाहिए 59 का। बाकी आप लोग देख लेना क्या इसका राइट ऑप्शन है। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 60 से 61 तक, ठीक है, 60 से 61 तक आपको पैराग्राफ पढ़ना है और फिर इसके आंसर आपको देने हैं। टाइम इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स वी हैव येट मे पीपल स्ट्रगल टू मैनेज इट इफ़ेक्टिवली। ठीक है, तो पढ़ लो ज़रा पैराग्राफ को। लो 3 क्वेश्चन के लिए कितना बड़ा पैराग्राफ दिया है। चलिए अब 60वां क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन इंडिविजुअल स्टार्ट इम्प्रूविंग टाइम मैनेजमेंट।
टाइम मैनेजमेंट, तो 60 का जो राइट ऑप्शन होना चाहिए, सी पे आप टिक लगा दें। वी क्रिएटिंग टू डू लिस्ट एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रिक्शंस, यही इसका राइट ऑप्शन है। 61 देखते हैं। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द पैसेज, यानी कि इस पैसेज का मेन पर्पस क्या है, वो है ए नंबर पे टिक लगा दो, टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, यही तो है ना। चलिए, साइंस के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यदि +4 डायोप्टर शक्ति का एक उत्तल लेंस और -10 डायोप्टर शक्ति का एक अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो परिणामी शक्ति क्या होगी। यदि +4 डायोप्टर शक्ति का एक उत्तल लेंस और -10 डायोप्टर शक्ति का एक अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो परिणामी शक्ति क्या होगी। अरे पावर पूछी है ना, तो 4 में से 10 घटाओ, -6 डायोप्टर, ठीक है। और कौन सा लेंस होगा, ये अवतल लेंस होगा। तो 62 का कौन सा नंबर पे टिक लगा दूँ, जल्दी बताओ। ए पे टिक लगा दो। P बराबर P1 + P2 वाला फॉर्मूला लगा दो यार, तुम डरो। 63 देखते हैं। यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, लो साहब रीजनिंग का आपको बहुत टाइम से इंतज़ार था और 5 क्वेश्चन लो रीजनिंग के अब आपके पास आ गए। यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, वो होगा तुम्हारा सोमवार, ठीक है। शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था, शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था, तो बी पे आप टिक लगा दो। 1893 में हुआ था, ठीक है, ओके। क्वेश्चन 65 देखो। 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत अमूल्य और अक्षय लॉन्च किए गए। 5 जनवरी 2025 को। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन है और ऐसे ऐसे टाइम पे दिए हैं ना, सब अलग अलग, एक साथ 10 क्वेश्चन नहीं दिए हैं, सब क्वेश्चन है कि नंबर चेंज है। तो 65 का जो राइट ऑप्शन है वो डी पे आप टिक लगा दो, यानी कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा। डीटीएम के किस चरण में सबसे तेज़ जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है, डीटीएम के किस चरण में सबसे तेज़ जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है। ए पे आप टिक लगा दें चरण 2 के। अब आप खुद देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अरे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े दमदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67 अब आप पढ़ो जल्दी फटाफट चाहिए से। क्वेश्चन नंबर 67 पढ़ो और इसका राइट ऑप्शन अपने माइंड में रख लो, फिर मैं बताता हूँ आपको। पढ़ लिया क्वेश्चन। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है, तो पुरुष का महिला से क्या संबंध है। बी पे टिक लगा दो, बेटे का संबंध है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो आती आता क्वेश्चन है यार। एक क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। चलिए फिर से संविधान का एक क्वेश्चन पूछा गया। देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और अन्य जीवन की सुरक्षा के अंतर्गत आती है कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 44A, अनुच्छेद 43A, 46A, 48A या इनमें से कोई नहीं। तो 68 का जो राइट ऑप्शन है वो डी नंबर है, अनुच्छेद 48A। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 है। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। ली चाओ यू, विक्टर एक्सेल सेन, लक्ष्य सेन, केंटो मोमोटा या फिर इनमें से कोई नहीं। भाई कितने खतरनाक नाम है भाई। विक्टर एक्सेल सेन ने जो है इस यानी कि 2025 में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता। किन्होंने, विक्टर एक्सेल सेन ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कलकत्ता में, पूना में, मद्रास में या मुंबई में। तो बी पे आप टिक लगा दो, कलकत्ता इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए हाँ, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया। 2/5% रूप में क्या है, 2/5% रूप में क्या है, प्रतिशत रूप में क्या है, प्रतिशत रूप में क्या, ये 40% है। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार, 71 में का, ठीक है। ए पे आप टिक लगा दो। चलिए लगा दिया होगा आप लोगों ने। 70 का बी नंबर है, कलकत्ता है ना, यही तो है ना। हाँ 71 का ए पे है, ए पे टिक लगाया आपने। चलिए 72 देखते हैं। चंद्रयान 3 किस बार प्रक्षेपित किया गया था। तो चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। जीके का क्वेश्चन फंस जाता है ये, और वो किया गया था 2023 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है, अरब सागर, लाल सागर, बंगाल की खाड़ी या दक्षिण चीन सागर। तो बी पे आप टिक लगा दो, अरब सागर प्रेजेंट है।
74 देखते हैं, आशिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो किया गया है इंडिया एक्सपोजिशन मॉल लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में। अच्छा, कौन कौन ग्रेटर नोएडा गया है, घूम कर आया है? भाई गर्मी में जाओगे तो गर्मी निकल जाएगी दिमाग में से, बड़ी गर्मी होती है वहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? लकड़ी और कागज़, धातु और प्लास्टिक, कांच और सिरेमिक। कांच के पदार्थों में रखा जाता है। तो 75 का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दो, कांच और सिरेमिक, यही तो इसका राइट ऑप्शन है। हाँ, यही इसका राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76, भारत का संविधान पहली बार 1928 में तैयार किया गया था मोतीलाल नेहरू द्वारा, है ना? अरे यार, ये भी कोई पूछने वाली बात है। मोतीलाल नेहरू ने भारत का संविधान पहली बार 1928 में तैयार किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 77, भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की? लॉर्ड माउंटबेटन ने, लिनलिथगो ने, राजगोपालाचारी ने, हल्डिंग में, या इनमें से कोई नहीं? ए पे आप टिक लगा दो, लॉर्ड माउंटबेटन ने। निम्नलिखित में से सर्वदा भिन्न ज्ञात कीजिए। पारा, चांदी, लोहा, सोना। पारा भिन्न है क्योंकि पारा भी एक धातु है, लेकिन वो लिक्विड होती है, बाकी सब ठोस धातु में है ना। 79 देखते हैं, भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए, उस संधि का नाम था सिंधु जल संधि। यही तो राइट ऑप्शन है इसका। हाँ, यही राइट ऑप्शन है, सी पे आप टिक लगा दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 80 से 84, 5 क्वेश्चन हो गए। अब आपको ना एक पाई चार्ट दे रखा, उस पाई चार्ट को पढ़ो और उसका राइट ऑप्शन जो है आपको बताना है 5 क्वेश्चन। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। नीचे दिए गए पाई चार्ट 5 अलग अलग महीनों यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में निर्मित कुर्सियों, व्हील भी हैं उसमें, और ऑफिस की कुल संख्या का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। और साथ ही दिए गए टेबल चार्ट 5 अलग अलग महीनों में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का ऑफिस कुर्सियों का अनुपात दर्शाता है। मई में 25% है, जनवरी में 27% है, फरवरी में 20%, मार्च में 18% और अप्रैल में 10%। महीने दे रखे हैं। जनवरी 2:1 है। कुर्सी की संख्या यानी कि व्हील कुर्सी की संख्या का ऑफिस कुर्सी के निर्माण से अनुपात। जनवरी में 2:1 है, फरवरी में 7:3 है, मार्च में 4:5 है, अप्रैल में 1:1 है, मई में 3:2 है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। मई में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब अनुपात कितना होगा? तो ये अनुपात है हमारा D 7:8। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21वां। कितना बड़ा क्वेश्चन कर दिया, पढ़ते पढ़ते आदमी परेशान हो जाएगा। जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों में से 20% कुर्सियाँ नहीं बिकी। यदि जनवरी में नहीं बिकी गई ऑफिस कुर्सियों की संख्या और व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:4 है, तो जनवरी में बेची गई व्हील कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना ऊट पटाख तरह से क्वेश्चन पूछा है। वही वाला साहब, या मरता क्या नहीं करता। तो 81 का D पे आप टिक लगा दो, 780। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 82वां। अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या के बीच अंतर का कितना प्रतिशत है? तो यह है तुम्हारा 50% है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83। यदि जून में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का 5:8 है, तो मार्च और जून में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। तो जून में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो ये बैठेगी आपकी 550 इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो 84। फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और अप्रैल में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करो। 84 का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दो, 450 आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन तालिका वाले ख़त्म हो गए। अब साइंस के केवल एक ही क्वेश्चन अभी तक आया है। अब 4 क्वेश्चन साइंस के अभी और दे रखे हैं। हवा में कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है? कौन सी गैस? सल्फर डाइऑक्साइड का नाम सुना है आपने? 85 का D पे आप टिक लगा दो, यही इसका राइट ऑप्शन है। हवा में कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है? तो वो तो यार कार्बन डाइऑक्साइड है। मैं सोच रहा मैंने क्या अम्लीय वर्षा बनाती है। तो अम्लीय वर्षा के जिम्मेदार तो नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं।
ज़्यादातर सल्फर डाइऑक्साइड, लेकिन यहाँ पे कार्बोनिक एसिड है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा। सी पे आप टिक लगा दो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी, अमेजन, यांगत्से, नाइल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप डी पे टिक लगाएं। नाइल जो है ना, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्या बात कर रहे हो यार, हाँ। और अब का कह दिया भाइयों, हाँ यही राइट ऑप्शन है। 87 देखते हैं। मुकेश सुरेश से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है। राकेश हरीश से लंबा है लेकिन अमर से छोटा है। उनमें सबसे छोटा कौन है? अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डी पे टिक लगा दो। निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यानी कि डेटा अपर्याप्त है तो निर्धारित आप नहीं कर सकते हो। निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का, ठीक है, अपवर्तनांक कहते हैं। ये नाम सुना है आपने, अपवर्तनांक? ना सुना ना? अरे यार, अबे इसी के अकॉर्डिंग तो पता चलता है कि प्रकाश किस माध्यम में तेज चल सकता है और किस माध्यम में स्लो चल सकता है। समझ गए? अपवर्तनांक के हिसाब से 88 का सी पे आप टिक लगा दो, यही इसका राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 89, दिसंबर 2024 में किस संगठन ने SAFE सिक्योर, एम्फोड्रेरबल, फोलिसबल, फेलिक्सिबल एंड एफिशिएंट एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक रिपोर्ट जारी की? श्रम और रोजगार मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, भारतीय उद्योग परिसंघ या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया NITI नीति? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 89 का राइट ऑप्शन ये मेरे ख्याल से होना चाहिए डी नंबर, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI आयोग, ठीक है, नीति आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90, निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी है? अपसादी, जलोढ़, अगन्य और कायांतरित चूना पत्थर संरचनाएं। तो निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी है? तो ये जुड़ी है अगन्य और कायांतरित चट्टानें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जरा ध्यान देना क्वेश्चन पे। निर्देश पहले पढ़ो। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ग्राफ आ गया, तालिका हो गई हमारी दोनों, ठीक है, पाई चार्ट हमारा हो गया। अब ये ग्राफ आ गया और DI आपके 20 नंबर की कंप्लीट हो जाएगी। चलिए तो 51 से 95 तक आपको ग्राफ पढ़ो पहले। तो निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले ग्राफ देख लो, बढ़िया करके देख लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। डाइनिंग टेबल और बुक रैंक के अंकित मूल्य का औसत ज्ञात कीजिए। वह है तुम्हारे पास 8,500 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हल भी करना है, ये ना कि केवल देख ही रहे हैं। यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है और दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है तो कंप्यूटर का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कंप्यूटर का लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। डी पे आप टिक लगा दो, 2%। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 93। डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य 4:5 है। यदि दुकानदार और 25% का लाभ मिलता है तो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ग्राफ का भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है कि यार हिंदी के कैसे क्वेश्चन आते हैं और करंट अफेयर्स कब तक की पूछी जाती है, ठीक है। करंट अफेयर्स कब तक की पूछी जाती है, संविधान के क्वेश्चन कैसे आते हैं और गद्यांश कैसे पूछे गए हैं, इंग्लिश में जो गद्यांश है पैराग्राफ वो कैसे पूछा गया है, DI क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। अगर ये प्रीवियस पेपर 2021 से और 2025 तक के आप सोल्व कर लोगे ना तो एंट्रेंस निकालना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो आपको पता चल जाएगा, बस तैयारी करनी है। चलिए 93 क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है। 93 का राइट ऑप्शन कौन बताने वाला है? कौन बताने वाला है मेरे प्यारे प्यारे साथियों? सी पे आप टिक लगा दो, 6,400 रुपया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 94। यदि सेल फोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3:4 है और दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ 1,200 रुपये है तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए। तो 94 का बी पे आप टिक लगा दो, 800 रुपया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 95। स्मार्ट वॉच और बुक रैंक का विक्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है और स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य 4,800 रुपये। यदि दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है तो दुकानदार द्वारा बुक रैंक पर दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए। तो 95 का राइट ऑप्शन ए पे आप टिक लगा दो, 150 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 96। देखो,
अब वो पूरे क्वेश्चन हो गए 91 से 95 तक ग्राफ वाले। अब अलग से क्वेश्चन आते हैं, देखो 96 देखो, बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है, बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है, वो होता है अनुच्छेद 359 359 के, यानी कि अनुच्छेद 359 बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है ना। 97 देखते हैं, 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक ऊपर से 15 है, तो नीचे से आयुष का रैंक क्या होगा? 45 छात्र हैं, ऊपर से 15 है, तो नीचे से कितना होगा? लगाओ जल्दी फटाफट दिमाग, और इसका राइट ऑप्शन बताओ, सी पे आप टिक लगा दो, 31वां होगा। समझ गए? अरे यार तुम ना समझोगे तो फिर कौन समझेगा। भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं वो हैं ये उपराष्ट्रपति होते हैं यार, इनको कुछ सोचने वाला काम ही नहीं है। 99 ऊँट चढ़ा पहाड़ पे, नहीं यार ये अलग है। ऊँट अपने में बसा जमा करता है, हम्प जो होता है उसका, उस हम्प में क्या करता है ये फैट जमा कर लेता है। जब इसको खाना नहीं मिलता है तो ये धीरे धीरे उसको पिघलना धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है और उसको एनर्जी मिल जाती है। तो 99 का डी पे आप टिक लगा दो, हम्प। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 लास्ट क्वेश्चन है, गुड़हल के पौधे का फूल है, गुड़हल के पौधे का फूल है, साइंस का क्वेश्चन है। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा, आप 10th क्लास में भी आप लोग पढ़ लेते हो। गुड़हल के पौधे का फूल है, द्विलिंगी मतलब उभयलिंगी इज़ द राइट ऑप्शन। तो 100 का बी पे आप टिक लगा दो। और इस तरह से मैंने पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन का ये क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करवा दिया। बस इसके DI मैथमेटिक्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन बैठ के नोटबुक लेके करते रहना है, तब तक जब तक बिल्कुल बताए गए आंसर ना निकाल दो, तभी मज़ा आएगा पढ़ाई का। समझ गए इस चीज़ को? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।